हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के आरआरबी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटिंग force of friction is the tangent of angle between normal reaction and resultant of normal reaction and limiting friction, ratio of limiting friction and normal reaction, friction force acting when the body is just about to move, friction force acting when the body is in motion। देखिए, आप सभी को पता है, यदि हम बात करें कोई एक बॉडी है, इसका कुछ वेट होगा। यदि यहाँ पे हम कोई एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, तो जब हम एफर्ट लगाएंगे तो ये इस मोशन का जो है रजिस्ट करेगी। रजिस्ट क्यों करेगी? क्योंकि इसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स और एफर्ट का जो रिलेशन है वो मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ। इधर आपका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और इधर आपका एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही कम फोर्स लगाया तो बॉडी जो है जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना रजिस्ट कर पाएगी। तो ये जो ग्राफ है ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये जो बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव होगी, यानी कि ये मोशन स्टार्ट करेगी। उसके बाद में जो है हमारा फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसके बाद में बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये जो आपको टॉप पॉइंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ तक जो है जितना भी फ्रिक्शन है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसे ही हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद में, यानी कि इस पॉइंट के बाद में ये जो फ्रिक्शन है ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे बॉडी जस्ट मूव करेगी और जैसे ही वो मूव हो जाएगी तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक से काइनेटिक में बदल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kilogram is resting on a horizontal rough surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.2. If pulled by a horizontal force of magnitude 10 Newton, the friction force will be। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है इसका जो आपको मास दे रखा है 5 किलोग्राम। अब इसका जो डब्लू वेट है वो नीचे की ओर लगेगा 5 इंटू जी, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या ऊपर लगेगी, तो मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब हमने फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन का। जब ये फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमारा पीछे की साइड लगेगा, एफ बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एन बराबर क्या है, एन बराबर है आपका 5 इंटू जी। जी की वैल्यू यहाँ पे हम 9.81 ले रहे हैं, तो 5 इंटू 9.81। और फ्रिक्शन फोर्स आपको पूछा है तो म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और एन की वैल्यू है आपके 5 इंटू 9.81। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि वैल्यू आ जाएगी 9.81 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। आप ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, डायरेक्ट आप एफ बराबर म्यू एन लगा सकते हैं तो आपका आंसर बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ बॉडी इज इम्पेंडिंग इज नोन एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। ये आपकी प्लेन सरफेस है और यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है।
अब यदि हम इस ब्लॉक के ऊपर एफर्ट लगाएंगे, मान लो ये हमारा जो एफर्ट है वो P है, ठीक है, और इसका जो मास है वो कहाँ पे लगेगा, नीचे की साइड। तो ये हमारा जो है वेट लग गया W, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जब फोर्स जो है इधर लग रहा है तो हमारा जो एफर्ट है, एफर्ट जो है उसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मान लो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। देखिए कई जगह जो है नॉर्मल रिएक्शन को R से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को N से लिख रहा हूँ और रिजल्टेंट को R लिख रहा हूँ। और ये जो नॉर्मल है और ये रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन यानी कि R एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ द बॉडी इज इम्पेंडिंग। तो ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। तो अभी हमने देखा था जो फ्रिक्शन है हमेशा जो है मोशन को अपोज करता है, तो ये तो हमारा सही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू सर्फेसेस। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो फ्रिक्शन होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो ये भी सही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन कितना लगेगा ये उसकी रफनेस यानी कि सरफेस कितनी रफ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। द मिनिमम एंगल मेड बाई एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजेंटल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड इज कॉल्ड। तो इस एंगल का नाम क्या है। जैसे ये आपकी सरफेस हो गई, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड किया और इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने लगेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, और हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो देखिए, ये हमारी सरफेस हो गई और ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो गया अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो कुछ वेट होगा W, तो ये नीचे की ओर लगेगा, और यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन N, और ये जो एंगल है ये अल्फ़ा होगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, W कोस अल्फ़ा, और इधर आपका हो जाएगा W साइन अल्फ़ा। अब ये जब मोशन इस डायरेक्शन में करेगी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, F बराबर म्यू इंटू N। अब हम यदि इसको इक्वल करें तो हमारा N बराबर क्या हो जाएगा, W कोस अल्फ़ा और म्यू इंटू N, यानी कि F बराबर क्या है, W साइन अल्फ़ा। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन अल्फ़ा, और W से W कैंसिल हो जाएगा, उधर N से N यानी कि म्यू आ जाएगा। तो म्यू बराबर टेन अल्फ़ा आता है। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक वेटिंग W is equals to 20 kilonewton is resting on an inclined plane which makes an angle of 30 degree to the horizontal. The component of gravity force parallel to the inclined plane is। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने बात की थी
वैसा ही आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, कितना है ये एंगल 30 डिग्री, तो ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक हो गया और इसका जो वेट है वो कितना है 20 किलो न्यूटन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पूछा गया है, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स यानी कि जो हमारा वेट लग रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये कंपोनेंट आपको पूछा गया है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये एंगल अल्फा होगा, तो यहाँ पे ये जो है W यानी कि यहाँ पे W की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, कितनी 20, तो 20 कोस अल्फ़ा यानी कि 30, और ये आपका हो जाएगा 20 साइन अल्फ़ा यानी कि 30। तो कुल मिला के आपको जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है 20 साइन 30 की, और साइन 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके 1/2, यानी कि ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन में है, तो आंसर हमारा किलो न्यूटन में आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कूलम्ब फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड टू लुब्रिकेटेड सरफेस बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन टू ड्राई सरफेसेस। देखिए फ्रिक्शन जो होता है जब दो सरफेस, मान लो ये हमारा एक सरफेस होगी और इसके ऊपर कोई बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, जब मोशन कर रही है यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन, और कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों सरफेसेस है, ये दोनों सरफेस ये होनी चाहिए ड्राई, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे कूलम्ब फ्रिक्शन। यानी कि कूलम्ब फ्रिक्शन की कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडी के बीच में मोशन होना चाहिए और दोनों सरफेस ड्राई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी देखोगे, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन टू ड्राई सरफेसेस, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन, क्योंकि मेन कंडीशन आपकी ये है। और यदि ये ऑप्शन नहीं होता तब हमारा ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन दोनों हैं तो हमारा जो आंसर है, क्योंकि मेन तो क्या है, यदि मोशन होगा तभी वो फ्रिक्शन कूलम्ब फ्रिक्शन कहलाएगा। इन ए स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड इज गिवन बाय, वेयर W इज द लोड लिफ्टेड, अल्फा इज द हेलिक्स एंगल एंड फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। स्क्रू जैक आप सभी ने देखा होगा, देखिए मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम दे रखा है, पूरा जो है स्क्रू जैक नहीं बनाया है। आप सभी को पता है स्क्रू जैक के जो थ्रेड होते हैं, ये जो थ्रेड के बीच में जो एंगल हो रहा है, ये बन रहा है एंगल, ये होता है हमारा अल्फ़ा एंगल, इसे हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एफर्ट। एफर्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, P दे रखी है, और ये जो है ऊपर लोड लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे W, क्योंकि जब हम स्क्रू जैक से कोई भी वेट उठाते हैं तो उसको हम W नाम दिया, ठीक है। और जो P क्या है, जो हम एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एंगल अल्फ़ा है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये हो गया हमारा, ये जो एंगल, इसका एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा हो गया। अब ये जो ऊपर लोड लग रहा है, जैसे मान लो ये हमारा लोड हो गया, अब इस लोड का W वेट नीचे की साइड लगेगा, ठीक है। और वही बात हो जाएगी जो हम अभी कर रहे थे कि इसके जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और ये हमारा एंगल अल्फ़ा होगा, ये W cos अल्फ़ा हो जाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, और ये W साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए एफर्ट हम कहाँ पे लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। अब ये जो एफर्ट है इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल, यानी कि एफर्ट हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है P, ठीक है। अब ये जो P है इसका भी एंगल होगा, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो P है ये इंक्लाइंड सरफेस के साथ में एंगल यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, तो ये जो है P कोस अल्फ़ा हो जाएगा, और इसके साथ में ही P साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो स्क्रू जैक है इसका काम क्या है, लोड को ऊपर उठाना। तो इसका मतलब जब हम लोड उठाएंगे तो बॉडी जो है, ये वेट जो है ये ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे F बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन।
अब यदि आप इतना समझ गए हैं तो अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शन को इक्वल करना है। और जब हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिएक्शन को इक्वल करेंगे तब हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा P बराबर W10 अल्फ़ा प्लस फाई। ये जो फाई है ये कहाँ से आ रहा है, म्यू बराबर 10 फाई होता है। यहाँ पे जो फाई एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फ़ा क्या है, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल कहाँ पे है, यानी कि जो थ्रेड से एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, P बराबर W10 अल्फ़ा प्लस फाई। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर याद करवा सकता था, लेकिन मेरा मकसद आपको रटवाना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है आप बोलेंगे कमेंट करके तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा कि स्क्रू जैक जो है उसका जो एफर्ट जो है वो कितना कैसे आता है। तो यही है कुल मिला के, इसको इक्वल करना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो कर पाएंगे, और यदि इतना आपसे नहीं होता है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए P बराबर W10 अल्फ़ा प्लस फाई। ये यहाँ पे प्लस है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या है अपन एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 wires AO and BO support a vertical load W at O as shown in the figure below. The wire are the equal length and equal cross sectional area. The tension in each wire is equals to. तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम देखते ही यहाँ पे जो है हमारा W लोड लग रहा है, ठीक है। तो आप डायग्राम देखते ही क्या समझ गए कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए 3 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ये हमारा लोड लग रहा है और इधर भी टेंशन T है। अब ये देखिए इक्वल है, इक्वल एंगल पे है तो दोनों ही टेंशन क्या है, इक्वल होंगे, तो मैं दोनों को ही T ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये है 45, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, और ये भी 45 है तो 90 प्लस 45, और ये कितना बचेगा, ये हमारा 90 बचेगा। तो यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम लगाएंगे। तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि W अपॉन साइन अल्फ़ा, साइन उसके सामने एंगल कितना है 90, बराबर T अपॉन साइन कितना है 90 प्लस 45। ये दोनों सेम ही हैं तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो W अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, T अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 45 यानी कि 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी W/√2। ऑप्शन यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। बस आपको लेमिस थ्योरम लगानी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If alpha is angle of projection and mu is velocity of projection for a projectile, then the horizontal range is given by। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जिसे हम बोलते हैं ओडियन काल, तीनों के फॉर्मूले याद होंगे। यदि नहीं है तो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग की u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं रेंज, हिंदी में हम बोलते हैं परास। ये होती है मैक्सिमम रेंज। और ये जितनी हाइट जो है गेन करता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, और जितना ये टाइम लेता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यदि मैं बात करूँ रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हो जाएगा u² साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g। ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे देखिए एंगल जो है आपको दे रखा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारा जो आंसर है वो A करेक्ट हो जाएगा, u² साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g। देखिए हर फॉर्मूले में 1 2 तो जरूर आएगा, यहाँ पे साइन के अंदर 2 आ रहा है। अब यदि मैं बात करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, t बराबर हो जाएगा 2u साइन अल्फ़ा अपॉन g। ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। और यदि मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, h बराबर हो जाएगा u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखिए 2 नीचे आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गई आपके मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपका
रेंज हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी UPI ID है। और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।